कोटद्वार एवं उत्तराखंड वासियों के बुजुर्ग, नौजवान एवं मातृशक्ति को मेरा नमस्कार, प्रणाम। साथियों, मैं कुछ मेरी पीड़ाएँ हैं उत्तराखंड के मामले में, तो उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड राज्य गठन के आज 23 साल, लगभग 23 साल पूरा हो चुका है, परंतु क्या स्थिति है। एक नवजात शिशु यौवन अवस्था में आ चुका है, नौजवान हो चुका है, परंतु आज तक उत्तराखंड के लोगों को मिला क्या, इसके हिस्से में राज्य बनने के बाद आया क्या, ये थोड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। क्या कल्पना हमने ली थी कि उत्तराखंड राज्य हमारा कैसे बनेगा, हमारी स्थिति सुधरेगी, परंतु अब स्थिति मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। कारण है कि हम लोग बिल्कुल किसी पार्टी, किसी उसके आधारित हो गए हैं और हमारी अपनी विचारधाराएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो सोच लेकर के हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया था राज्य के लिए, तो आज हमारे हिस्से में क्या मिला, कुछ बिंदु मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहला बिंदु जो आता है हमारा, वो आता है हमारी बिटिया अंकिता भंडारी के मामले में। अंकिता भंडारी का किस ढंग से उसकी हत्या हुई, उसके पीछे क्या कहानी थी, सारी जांच हुई। जांच में क्या निकल के आया, सारे राजनीतिक लोगों का हाथ था। क्या इसी वास्ते हमने उत्तराखंड मांगा था कि क्या हमारे इस उत्तराखंड की बेटियों के साथ या हमारी मातृशक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो? इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है और इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि हम कर क्या रहे हैं। जब इसकी जांच होती है तो जांच में कौन संलिप्तता किसकी पाई जाती है? सत्ताधारी पार्टी के लोगों की। उसके बाद जब जांच चलती है और जांच के बाद जो चीज़ आती है सामने, तो सारे उनको बचाने के लोग, हमारे स्थानीय राजनीतिक लोग सब जुड़ जाते हैं उसमें, क्योंकि हमें उस टाइम पर पार्टी दिखती है, हमें ये नहीं दिखती कि एक हमारी बिटिया है वो। क्या मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर किसी की भी एक बेटी होती, चाहे वो राजनीतिक, अगर उसकी बेटी के साथ होता तो क्या होता? उसको न्याय दिलाना किसका दायित्व बनता है? हम जनता का बनता है। परंतु हम जनता कितनी सड़कों पे हैं, कहाँ तक हैं, और बड़ी मुश्किल से वो न्यायालय तक वो मुद्दा आता है। तो उस मुद्दे में भी क्या होता है कि बचाने के चक्कर में, और जो पैरोकार हमारे जो वकील होते हैं, जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनको धमकी दी जा रही है, उनके परिवार के लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। तो क्या ऐसे हमको न्याय मिलेगा? और जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि उस न्याय यहाँ से कोटद्वार से उसको ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। क्या हमारे वो गरीब माता पिता क्या सक्षम हैं? ये सरकार को भी सोचना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो दोषियों को दंड दिया जाना चाहिए। तो मेरा पुरजोर इसमें मांग रहेगी और मैं सारी जनता से अनुरोध करूँगा कि इस पर हमको दबाव बनाने की आवश्यकता है कि ये न्याय तत्काल हो। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ गई है? क्या न्यायालयों की स्थिति इस समय बनी हुई है? राजनीतिक हस्तक्षेप पूरा है? क्या न्याय मिलेगा? अगर नहीं मिलता है न्याय, अगर उसके विरुद्ध में अगर निर्णय आता है, तो ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति होगी, उत्तराखंड वासियों के लिए। एक हम पे प्रश्न लगेगा कि हम लोगों ने क्या न्याय दिया है अपनी बेटी को। तो मेरा अनुरोध है कि आप इसको गहनता से विचार करें। दूसरी बात आती है हमारे कि राज्य बन गया। आज राज्य हमारा यौवन अवस्था में आ गया, 24-25 साल की उम्र होती है। हम लोग कहते हैं अपने बच्चों की शादी कर लो भाई, परंतु क्या हुआ? विकास के नाम पर हम लोगों को बिल्कुल धोखा मिला है। आप ये देखिए कि तमाम सड़कों का निर्माण, क्या निर्माण हमारा कोई विकास है? आप प्रश्न अपने से करिए। विकास का अर्थ होता है कि हमारे आय में वृद्धि होना, परंतु वो क्या है? वृद्धि के जगह हमें क्या, आय के नाम पर सड़क पकड़ा दी है। सड़क एक सुविधा है, उस सुविधा से हमको क्या मिल रहा है बताइए? हमारा खर्चे और बढ़ गए। जो हम लोग 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पैदल जाते थे, अब वो सड़क हो गई तो जेब का पैसा और निकल गया हमारी जेब से। तो ये एक मनन करिए ना कि विकास किसको बोलते हैं। विकास का मतलब है कि हमारे आय अर्जन हो, आय में वृद्धि हो, परंतु वो भी नहीं हुआ। तमाम ऐसे काम हो रहे हैं कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो तीसरा बिंदु है विकास के स्थान पर बेरोजगारी। हमको मिला क्या? बेरोजगारी। हमारे आज सारे नौजवान युवक अच्छा शिक्षा लेने के बावजूद
लाखों रुपया खर्च करने के बाद बेरोज़गारी उनके हाथ में है। आज बेरोज़गारी दर हमारी कहाँ बढ़ चुकी है, लगभग एक दफ़े 14 चले गए थे। चलो अब सरकार ने कोई प्रयास किया, मैं जानता नहीं कि क्या प्रयास किया जो रोज़गार दिए, क्योंकि रोज़गार के नाम पर हम देखते हैं कि सारे हमारे जो सरकारी संस्थान हैं सब खाली पड़े हुए हैं। क्या आज एक एमटेक लड़का 12,000 14,000 रुपये में काम कर रहा है इस आशा में कि मुझे कभी यहाँ पक्की नौकरी मिलेगी, परंतु होता क्या है कि वो ठेकेदारों के माध्यम से, सर्विस कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से आपको भर्ती की जा रही है। तो ये हमारा विकास हुआ है। ऐसे शिक्षा के मामले में देखिए आप, सारे इस विद्यालय हमारे खाली हैं। इन विद्यालयों में अध्यापक विहीन हैं, अध्यापक ही नहीं भर्ती हो रही है, तो कहाँ से शिक्षा होगी? शिक्षा का स्तर क्या अच्छा होगा? क्या हमारा बच्चा कहीं कंपटीशन में ले जा पाएगा? हमें याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी में, तो शिक्षा किस स्तर की होती थी? बगैर पैसे की शिक्षा होती थी और गुरु लोग हमको मार पीटते थे और हम लोगों का ज्ञान अर्जन कराते थे। आज नैतिक शिक्षा के नाम पर पूरा विद्यालय में कोई नैतिक शिक्षा नहीं है। आज बच्चों को कोई संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आपने शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है। आपने कोई व्यवस्था नहीं की। सरकार का यह दायित्व बनता है कि शिक्षा एक हमारा अधिकार है, वो उस अधिकार से भी हमें वंचित किया गया है। स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के मामले में आप देख रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में आदमी का 1 रुपया या 50 पैसा 25 पैसे का पहले वो बनता था पर्चा, शुरू में तो फ्री था। आज उसकी फ़ीस 25 रुपये हो गई है। कोई टेस्ट के लिए जाइए आप, हर टेस्ट में पैसा पड़ेगा, जबकि शिक्षा एक हमारा मूल अधिकार है जिसको हमको फ्री मिलना चाहिए। अब एक गरीब आदमी अगर अस्पताल में किसी ढंग से पहुंचता है तो वहाँ पहले तो डॉक्टर ही नहीं है, फिर दूसरे में जितने भी टेस्ट होने हैं उनके टेक्निकल स्टाफ एक नहीं है। तो क्या ये हमको शिक्षा स्वास्थ्य का लाभ मिल रहा है? सारे के सारे रेफर सेंटर हैं जहाँ पोस्ट अगर 30 की है तो मात्र 2 डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स नहीं है, आपका एक्सरे वाला नहीं है, टेस्टिंग वाले नहीं है। आखिर में क्या सरकार क्या कर रही है? क्या जनता ने इसी वास्ते इन सरकारों को चुना है? तो ये एक बहुत सोचने का स्तर है। स्वास्थ्य का बजट आपने कम कर दिया, शिक्षा का आपने बजट कम कर दिया, स्कूलें आपने बंद कर दी। भाई निश्चित तौर पर जब अध्यापक नहीं होगा तो एक बात है पढ़ाई क्या होगी, पढ़ाई नहीं होगी तो माता पिता एक बात है क्या करेंगे। तीसरा मैं जो कह रहा हूँ कि छठवां, उत्तराखंड में सांप्रदायिक दंगे हमने आज तक कभी नहीं देखे थे। अब सांप्रदायिक दंगे किए जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद, अरे क्या मतलब मंदिर मस्जिद, भगवान सबके आराध्य हैं, जो जैसा मानता वो अपना पूजा करे, परंतु इसको दंगे के रूप में क्यों दिया जा रहा है? और हम लोग इतने हल्के हो गए हैं कि हम इसमें अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमको मांग करनी चाहिए सरकार से कि भाई हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था दो, हमें अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था दो। हमारा विकास कैसे होगा? आपके वजह से, आप लोगों की नीति की वजह से सारे पहाड़ खाली होते जा रहे हैं। आज पहाड़ों की क्या स्थिति है? जंगली जानवर इतने हो गए हैं, सुअर हो गए हैं, तो तमाम अव्यवस्थाएँ तो सरकार की ओर से जब सही नियोजन नहीं होगा तो ये चीज़ होंगी और हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। आज पलायन हो चुका है, गांव के गांव खाली हो गई है, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है हमारी। तो ये तमाम मुद्दे हैं। देश की हालत देखो, चाहे हमारा मैदानी क्षेत्र से लेकर पर्वतीय अंचल देखो, हत्या, डकैती, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो आप किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, तो ये किसका चिंतन करने का विषय है? विषय हमारा है। सरकार बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा हमको, और जब दबाव बनेगा तभी जाकर सरकार सुनती है। और खैर वर्तमान में तो सरकारें हो चाहे न्यायालय हो, जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं वो काम नहीं कर रही हैं, वो केवल सत्ता पक्ष को सुन रही है। तो आज स्थिति यह है कि बेरोजगार लड़के हमारे अवसाद के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी नहीं मिल रही है तो या तो वो गलत रास्ते पर जाएंगे, वो शराब बेचने में, शराब पीने में, स्मैक में, तमाम लाइन पर चले गए हैं। जबकि हम लोग जब विद्यार्थी हुआ करते थे हम लोग ये चीज़ जानते ही नहीं थे कि क्या होता है। आखिर ये इसकी जवाबदारी कौन जिम्मेदार है इसके लिए, ये हम लोगों को चिंतन करना होगा और हम लोग सोचें इसको, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा लिखा है। और क्या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या रख के जा रहे हैं, उनको क्या दे के जा रहे हैं? यही देख कर जाएंगे हम कि तुम भाई एक बात है बेरोजगार घूमते रहो, चोरी करो, डकैती करो, मारपीट करो। ये कोई, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दलों के जो अच्छे नेता हैं, जो नेता हैं, उनके बच्चे क्या ये काम कर रहे हैं?
आखिर में ये गलत काम करने के लिए हमारे बच्चे हैं। तो तमाम चिंतन करने की ज़रूरत है। हर बार देखो आप, परीक्षाओं के फॉर्म भरे जाते हैं, परीक्षाएं होती हैं, हज़ारों रुपए उन माँ बापों को जैसे कैसे अपनी दिहाड़ी करके कमा रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा करके परीक्षा में भेजते हैं। 400-400, 500-500, 700 रुपये की फ़ीस ली जा रही है, और बाद में नतीजा क्या है उनके हाथ में? खाली। पेपर लीक हो गया साहब। अरे पेपर लीक हो गया तो उसकी जांच होना, जांच होती है तो पता लगता है वो भी हमारे सरकार से मिले हुए लोग हैं। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, इन व्यवस्थाओं पर हम लोगों को बार बार सोचना होगा कि आखिर भाई एक बात है, माँ बाप पहले ही हम नोटबंदी से परेशान हैं, रोज़गार नहीं है, किसी तरह से लोग थोड़ा बहुत कमा उमा करके अपने बच्चों को इस आशा में कि ये आगे निकलेंगे, आगे नहीं निकल पा रहे हैं। कहाँ से निकलेंगे? परीक्षा लीक होती जा रही है, हमेशा पेपर लीक होते जा रहे हैं, नौजवान हमेशा घूमते रहे। तो ये तमाम मुद्दे हैं। अब आप कहते हैं कि भाई पहाड़ों की जो संपदा थी, हमारी नदियाँ थी, नदियों को क्या हल कर लिए हैं सरकार ने? मतलब बेतरतीब उसका खनन किया गया। आज स्थिति यह है कि हमारे तमाम पुल टूट चुके हैं। पुल बनाने के नाम पर सरकार केवल लोगों को धोखा लॉलीपॉप पकड़ा रही है, लाखों करोड़ों रुपया उसमें फिर बर्बाद हो रहा हमारा। तो आखिर में दोषी कौन है? किसने उनको परमिशन दी इस ढंग से खनन करने की? मैं समझता हूँ बगैर सत्ता और सरकार के मिले हुए कोई मतलब ही नहीं बनता है। बस शासन ने स्वीकृति दी है तो ये भी सरकार के नीति के आधार पर दी है, सरकार के काम है। तो ये तमाम मुद्दे हमारे बीच में आते जा रहे हैं कि देखो बगीचे हमारे, ये आप देख लीजिए कि सारी कृषि भूमि हमारी बंजर पड़ रही है, क्योंकि जो काश्तकार गाँव में है भी, जो काम करना चाह रहा है, आज उसकी स्थिति यह है कि न तो उसको कोई व्यवस्था मिल पाती है। सुअर इतने हैं, बंदर इतने हैं, बाघ हैं, लोग घरों से थोड़ा भी दूर, घरों में जब बाघ पहुंच रहे हैं तो कैसे ये व्यवस्था सुधरेगी? सारी कृषि भूमि हमारी बंजर हो चुकी है। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ भू कानून नहीं है। नंबर एक बात, मूल निवास प्रमाण पत्र। अब भाई हम लोग यहाँ के, हमारे 2500-3000 पीढ़ी हो गई है यहाँ पर, तो हम लोगों को मूल निवास की जगह पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सरकार की कौन सी नीति है ये थोड़ा आप लोग सोचिए कि हो क्या रहा है हमारे साथ। केवल क्या हम लोग अडानी अंबानी के नौकर बन के रह जाएंगे? धनवान वालों के यहाँ 100-50 रुपया अग्निवीर आपने पैदा कर दिए। हमारे जो पहाड़ के जो नौजवान थे, जिनमें जोश होश रहता था और ताकत से लड़ते थे, आज उनको अग्निवीर 4 साल के लिए आपने फौज में भर्ती करा दिया। तो कौन सोचेगा इसके बारे में? बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो समझ रहे हैं क्या वो पार्टी के झंडा ढोते रहेंगे? झंडा ढोने के बाद भी क्या है उनको? झंडा ये ढोएंगे, लाभ नेता उठा रहे हैं। रोजगार के नाम पर जीरो, शिक्षा के नाम पर जीरो, यूनिवर्सिटी हमारी खाली है, हॉस्पिटल हेल्थ के मामले में जीरो। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे हमको मनन करना होगा। एक बात और है कि जो हमारे सरकार में बैठे हुए, शासन में बैठे हुए लोग हैं, सरकारें हैं, क्या पहाड़ों के लिए उन्होंने नीति अच्छी बनाई हुई है? आप समझ रहे हैं कि नीति अच्छी है? अगर नीति अच्छी है तो क्यों हमारी कृषि भूमि बंजर पड़ी हुई है? तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि जिन मुद्दों पर बड़े गहनता से विचार करना पड़ेगा, और हम लोगों को इसमें कम से कम, बहुत जो मुझे पीड़ा होती है, मेरे जैसे अन्य साथी हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, तो भाई एक बात है, हम लोगों ने आखिर में पहाड़ अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या चीज़ संजो के रखी है? एक प्रश्न है। तमाम मेरे अपने साथ भाई लोग, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हम लोग यहाँ बस गए हैं कोटद्वार में, या हम हल्द्वानी में बसे हैं, चाहे हम काशीपुर में बसे हैं, देहरादून में बसे हैं, हमारे पास आने वाले पीढ़ी के लिए हमने क्या दिया? गांव बंजर दे दिए, स्कूलें हमने खाली दे रखी हैं। तो एक चिंता करने का विषय बनता है। और ये पीड़ा जो मुझे होती है कि क्योंकि हम लोगों ने जो अपना बचपन गुजारा है, गांव से गुजारा है, और ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं थी उस टाइम पर, भाईचारा था। ठीक है, आप भाई समृद्ध हुए हैं, आप आगे बढ़िए, मुझे खुशी है, परंतु हमको ये सोचना होगा कि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए कौन सा रास्ता दिया। और आज स्थिति यह है कि अगर भू कानून लागू नहीं हुआ, मूल निवास नहीं हुआ,
और सबसे बड़ी एक बात है, अगर पहाड़ों को हमने विकास करना है तो चकबंदी हमको अनिवार्य रूप से करनी होगी। भू कानून लागू होते ही चकबंदी भी साथ साथ होनी चाहिए, ताकि यदि जो लोग इच्छुक हों तो वो अपना काम कर सकें। जो उन्होंने बाहर रह करके तकनीकी ज्ञान लिया है, जो थोड़ा एक मंथन किया है, तो उस मंथन पर वो निश्चित तौर पर अपने धरातल पर उसको उतारेंगे। क्योंकि आने वाला जो टाइम आप द्वारा जो दिया जा रहा है कि आप हमारी ज़मीन को ले रहे हैं, आप नौकरी नहीं दे सकते, आप रोज़गार नहीं दे सकते, तो आदमी जाएगा कहाँ? उसके पास ऑप्शन कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सारे हमारे कृषि भूमि है वो जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। सारे जंगली जानवर जो कभी जंगलों में रहते थे वो आज गांव में आ चुके हैं, क्योंकि गांव में आबादी हमारी घट रही है। आप सारे शहरों में देखिए, आवारा पशु घूम रहे हैं। क्यों इतने सांड की सांड सारे घूम रहे हैं? आखिर में दोष किसका है? कौन दोषी है? या तो हम हैं या तो सरकार है। तो तमाम आपकी ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं ना, तो इस पर हमको सोचना होगा। और हम लोग थोड़ा, जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा हम लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को, हमको बैठ कर के एक दफ़े बात करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको एक दबाव सरकार पर बनाना पड़ेगा, जो सरकार मजबूर हो कि हमारे जो बात हम कह रहे हैं उन बातों को सरकार सोचे। क्योंकि देहरादून में या दिल्ली में बैठ कर के कागज़ों में कोई योजना नहीं होनी चाहिए। योजना होनी चाहिए धरातल के अनुसार। शिक्षा होनी चाहिए हमारे स्थानीय स्तर पर कि कैसे होगी, कैसे हम इसकी व्यवस्था बनाएं, जो हमारे गरीब लोग हैं वो कैसे आगे बढ़ें। इस पे कोई बात नहीं हो रही है। सारी शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आज बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा निकले मजबूर है, क्योंकि गांव में विद्यालय बंद हो गए। और जो हैं भी उनमें एक अध्यापक है, एक अध्यापक क्या 5-6 क्लासों को चला सकता है? संभव है? ये थोड़ा सोचना का, एक विचार करने का वो है। आप विचार करिए कि क्या हम मान पाएंगे कि एक अध्यापक हमारे 5-6 क्लास के बच्चों को पढ़ा लेगा? तो ये तमाम ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग चिंता करें, क्योंकि हमेशा हमारे माँ बापों ने हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ के गए, कुछ रास्ता बना के गए। और आज अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं करेंगे, इसी प्रकार से हमारी बेटियों के साथ, हमारी माँ बहनों के साथ व्यवचार होता रहेगा, हम चुप बैठे रहेंगे। हमारी सारी ज़मीनें कौन लोग खरीद रहे हैं? वो बाहर से आकर व्यवसाय कर रहे हैं। और तारीफ़ की बात यह है कि हमारी ज़मीन खरीदने के बाद उसमें वो लॉज बना रहे हैं या जो भी पर्पज़ कर रहे हैं, और उसमें नौकर हमारे लोग हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, जिससे हमारी यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनाव, सारी चीज़ हमारी बदलती जा रही है। आपसी भाईचारा था हमारा। हमें अच्छी याद है कि हम लोग गांव में लेबर नहीं लगाते थे, एक दूसरे की मदद से ही हम लोग सारे काम करते थे। बड़े बड़े मकान बने सब मदद से बने। अगर हम लोगों ने लकड़ी अगर काटी है जंगल से, तो लकड़ी सारे मदद में आई है। तो ये हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी, भाईचारा था। तो आज ये सारा समाप्त हो रहा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सरकार करने वाली कुछ नहीं है। इस सरकार का तो कम से कम आप जो नेचर देख रहे हैं, हम जो कार्यशैली देख रहे हैं, ये एक बहुत चिंतनीय हो चुका है। क्योंकि हम लोग अगर सरकार के सामने नतमस्तक रहेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार तो मनमानी करेगी। और सरकार का तो कोई लक्ष्य है ही नहीं, इनकी कोई कार्यनीति नहीं है। क्या 5 किलो राशन, क्या हम 5 किलो राशन लायक हैं? सोचने की बात है। अगर 81-81.5 करोड़ जनता को आज इन्होंने 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो क्या हमें कोई स्वाभिमान आ रहा है? सोचिए आप थोड़ा, क्या हम इस लायक हैं? क्या हम भिखमंगे हो गए? अरे हमको काम चाहिए, हमारे बच्चों को काम चाहिए, रोज़गार चाहिए। रोज़गार कौन सृजन करेगा? सरकारी संस्थाएं आपने सारी ख़त्म कर दिया। हमारे जितने PSC थे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। उसमें नौकरियां नहीं है, सरकारी उसमें नौकरी नहीं दे रहे हैं। आप उसमें क्या दे रहे हैं? MSc 4 फर्स्ट क्लास लड़का, क्या है शिक्षा मित्र, शिक्षा बंधु, ठेके पर आदमी रखे जा रहे हैं। क्या ठेके से कोई व्यवस्था बनती है? कोई जवाबदारी होती है? हम ये कह रहे हैं अगर जब सब ठेके पर है, तो हमारी मांग ये होनी चाहिए कि हमारे जितने भी नेता बन रहे हैं, जो प्रदेश सरकार में आ रहे हैं, उनको भी ठेके पर लिया जाए। अच्छे बुद्धिजीवियों को लिया जाए ठेके पे। क्या ज़रूरत है हमको इनके पीछे चलने की? तो तमाम ऐसे हम लोगों बैठे, मेरा अनुरोध है कि सोचें
और इस पे एक रणनीति बनाए हम लोग, सारे उत्तराखंड वासियों से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो पहाड़ की स्थिति बहुत दयनीय होने वाली है, हो चुकी है, और अब इससे बदतर स्थिति होगी। एक दिन ये आएगा कि हम लोग कटोरा लेकर के सड़कों पे आएंगे, क्योंकि जंगल ज़मीन पे हमारा हक नहीं है। जो हमारे आदिकाल से हमारा उन पे हक था, अब वो हमारा हक नहीं है। हैं, आप अगर अपने ही गदेरे से अगर रेत उठाते हैं, तो अगर किसी ने आपकी शिकायत कर दी तो वो वहाँ भी आपका चालान है। तो आप ये बताइए आपका अधिकार है कहाँ पर? ना आप बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी आपको नहीं है, मीडिया सारा ख़त्म हो चुका है। तो ये एक चिंता का विषय है। देखिए किस प्लेटफॉर्म पर आप कहेंगे, और सरकार बिल्कुल आपकी बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। मंदिर कोई बात नहीं, देखो जो मंदिर बना हम उसका स्वागत करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं, आराध्य अपनी जगह हैं, पर रोजगार और आराध्य में बहुत अंतर है। हमारे भगवान के प्रति आस्था है, परंतु उस आस्था ने हमारा पेट नहीं भरना। पेट जो हमारा भरेगा, हम काम करेंगे, रोजगार करेंगे, कुछ हमारे जेब में पैसा आएगा तभी तो हम खरीदेंगे। जब पैसा ही नहीं होगा तो कहाँ से खरीदेगा? आप थोड़ा एक चिंता करिए। मेरा अनुरोध है कोटद्वार की जनता से। देखिए कोटद्वार में क्या बुरी स्थिति हो चुकी है, आप सड़क में नहीं चल सकते, आए दिन सांड आपको मार रहे हैं, ये बिल्कुल हर आदमी देख रहा है। सड़कों के बुरे हाल है, पानी की स्थिति बहुत बुरी है। पुल आपका गिर गया, आपको लॉलीपॉप पकड़ाएगा, या अब ये बनेगा अब वो बनेगा। ये नेताओं के नाटक हैं। जो संपदा हमारी बनी हुई थी वो भी हमारी ख़त्म हो चुकी खनन के वजह से। तमाम पुल ढह गए हैं, सड़कें हमारी उबड़ खाबड़ हो चुकी हैं, वो नहीं बन रही हैं। कहाँ जा रहा है आखिर में पैसा? हम आप जितने भी लोग हैं, हम हर रूप से टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। अगर किसी को तनख्वाह मिल रही, पेंशन मिल रही, वो भी टैक्स देता है। और जो आदमी राशन खरीद रहा है वो जीएसटी दे रहा है। सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपया जा रहा है, सरकार उसके बदले में हमें क्या दे रही है? आप देखिए, क्या सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो केवल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में उड़ते रहेंगे, धरातल पर कुछ नहीं देखेंगे? तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम और आप लोगों को मिल कर के दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा, और तभी जाकर के हम लोग किसी मुद्दे पर लड़ पाएंगे। ये मेरा विशेष अनुरोध है। अन्य अधिक ना कहते हुए आज मैं इतना ही कहूँगा। जब कभी ऐसा मौका मिलेगा, मंचों से भी हम बोलेंगे। क्या कर सकती सरकार हमको? अरे हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई बेईमानी नहीं की है, अरे ईडी भी क्या करेगी तुम्हारी? तो हम लोगों को कहीं ना कहीं सोचना होगा। और प्रबुद्ध जन जितने हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग बैठें, सोचें। अपने जो हम ग्रुपों में बैठते हैं, ये फालतू की चर्चाएं करने के बजाय हम इस चीज़ को देखें, क्योंकि बार बार हमको ये एक पीड़ा होती है कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमको बहुत कुछ दिया था, और हम जब यहाँ से दुनिया से जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी? यहाँ हमारे जो पूर्वज थे वो निकम्मे थे, बहुत डरपोक थे, हैं? कोई जवाब बनेगा? हम उसके नहीं तो पाप के भागी बनेंगे। साथियों, मेरी मातृशक्ति है, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि जब हम बैठें आपस में चर्चा करें कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। आज ना न्याय है आपके पास, ना कोई संवैधानिक संस्था आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। सरकार तो यह है कि केवल अपना गुणा भाग देती है, हम कहाँ से जीतें। क्यों हम ये बातें इनके पीछे चले ज़्यादा? इनको इतना प्रेशर में लाएं कि इनको मजबूर होना पड़े कि हमारे बारे में सोचें और एक नीति बनाएं। और नीति केवल इनकी ना बने, नीति जनता को लेकर, जिस जनता के लिए आपने बनाना है उन जनता को पूछा जाए। अभी यूसीसी कार्य वो लेकर आए, क्या ज़रूरत है भाई हमको? हमें किसी ने नहीं पूछा, क्या इसके क्या मतलब है? अरे हम लोग जब यहाँ के हैं, हमारे जब भू कानून लागू हो गया तो केवल हमारे उत्तराखंड ही के तो लोग रहेंगे। जो 100 साल 150 साल से यहाँ हैं, तो क्या आप उनको उत्तराखंड से बाहर कर देंगे? जो इतने सालों से रह रहे हैं, उनकी 10-10 पीढ़ी हो गई यहाँ पर, तो किसके लिए कर रहे हैं? तुम एक भेदभाव यहाँ पर और शुरू करोगे, एक जंग और शुरू करवा रहे हो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मंथन करिए, आप विचार करिए। अगर किसी को हाँ करने से पहले आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोचें, इसके आने वाले समय में इसके क्या परिणाम होंगे, दूरगामी परिणाम क्या होंगे। क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो अचल संपत्ति है उस पर हमारा अधिकार है, और उसके लिए कानून होना चाहिए। हमारी भूमि है, हम अपनी भूमि को, जब तक हमारा भू कानून नहीं आएगा तब तक ये तमाम लोग जो व्यवसायी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो यहाँ आकर के हमारी धन संपदा का
लाभ उठाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि कोटद्वार से लेकर के लैंसडाउन और कोटद्वार से रिखणी खाल तक तमाम रिजॉर्ट बन गए हैं। ठीक है, रिजॉर्ट बने, हमारे लोग बनाए, सरकार उनको मदद करे, उसके लिए नीति बनाए कि कैसे, पर तमाम बाहर के लोग आएंगे, हमारी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है, तमाम अनैतिक कार्य हो रहे हैं। थोड़ा एक चिंता का विषय है ये, इस पर ज़रूर आप लोग सोचें, क्योंकि हमें अपना उत्तराखंड बचाना है, अपनी संस्कृति बचानी है, अपनी मातृभाषा बचानी है, अपना खान पान बचाना है। तो तमाम चीज़ें हैं हमारी, तो उन चीज़ों को हमको संजो कर रखना है, और उसके लिए तभी है, अन्यथा कि अगर हम सजग हो जाएं, अन्यथा हमारे आने वाली पीढ़ी हमको गाली देगी। तो आज तो बस इतना ही साथियों, मैं नमस्कार करके आप लोगों को हाथ जोड़ते हुए नम्र निवेदन करता हूं कि आप सोचिए, जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको पीड़ा होगी, आपको भी एक दर्द होगा कि वास्तव में हमने क्या दिया इस आने वाली पीढ़ी को। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।